दिल नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। आदाब एवरीवन, दिस इज़ अ वेरी स्पेशल मोमेंट। महिंद्रा सनत कदा लखनऊ फेस्टिवल का बहुत अहम सपोर्ट है, आप लोगों का बहुत अहम सपोर्ट है यहाँ आने के लिए। और यहाँ जो पर्सनालिटीज़ मेरे साथ बैठी हैं इस मंच में, मुज़फ़्फ़र साहब, प्रोफेसर मांडवी जी, रशीद भाई, सबका बहुत अहम सपोर्ट है टू मेक दिस ड्रीम कम ट्रू। क्योंकि इस किताब को जब मैं लिख रही थी, विच इज़ तलत महमूद द डेफिनेटिव बायोग्राफी, मैंने उस वक्त शुरू किया था दैट आई कैलकुलेटेड द टाइम कि जब तक इनकी सेंटिनरी हो, बर्थ सेंटिनरी, तो फरवरी के महीने में इस साल, which is already in the month of February, we are now, is his 100th birth anniversary. तो उनकी जन्म शताब्दी सेलिब्रेट करने के लिए ये बुक रिलीज़ हुई है। एंड वो ख़ुद लखनऊ की पैदाइश थी उनकी, तो टू ब्रिंग द लखनऊ बॉय बैक होम ऑन हिज 100th birthday was very close to my heart, and I'm so happy that it is happening today. And हम लोग सब यहाँ बैठ के इस बहुत ही खूबसूरत शख्सियत के बारे में बात करेंगे, क्या उनकी म्यूज़िकल जर्नी रही है। उनकी पैदाइश यहाँ अमीनाबाद में थी, उनका जो घर है विच वाज पार्ट ऑफ द रिसर्च ऑफ माय बुक, वो हमने बाद में डिस्कवर किया। यहाँ पे जो किताब में कुछ तस्वीरें भी हैं उस घर की। हमें हमेशा बोला जाता था नारियल वाली गली में है इन अमीनाबाद, एंड आई यूज्ड टू आस्क पीपल, और पता नहीं चलता था ये कहाँ है। तो उसका नाम जो है आजकल बताशे वाली गली हो गया है। और तो बताशे वाली गली में एक दुर्गा जी का टेम्पल है, दुर्गा जी का मंदिर है, वहाँ उस दीवार से जुड़ा हुआ, और दोनों गलियों में, आई मीन एडजेसेंट टू ईच अदर, उनके दो घर थे। एक स्ट्रक्चर अभी भी कायम है, तो अगर आप वहाँ जाएं तो आपको मिलेगा वो स्ट्रक्चर। अब तो ऑफ कोर्स समवन एल्स लिव्स देयर। फिर उनकी पढ़ाई यहीं पे हुई, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। ही वाज टिल क्लास 10, मगर +2 करने के लिए दैट टाइम ड्यूरिंग ब्रिटिश इंडिया +2 वाज नॉट अवेलेबल, सो ही केम हियर बैक टू अमीनाबाद। एजुकेशन वाज गिवन ग्रेट इंपॉर्टेंस एट होम, तो उनकी जो ग्रेजुएशन हुआ उन्होंने डिसाइड किया म्यूज़िक में ही करना है, तो म्यूज़िक में भाटखंडे में उनका ग्रेजुएशन उन्होंने किया। फिर पहली रिकॉर्डिंग उनकी AIR लखनऊ में थी। AIR लखनऊ हैड लॉन्च्ड ड्यूरिंग द 1930s, और उसके कुछ साल बाद ही वाज अ 16-year-old व्हेन ही डिड हिज फर्स्ट रिकॉर्डिंग, फर्स्ट प्रोफेशनल रिकॉर्डिंग, एंड दैट वाज इन AIR लखनऊ। ऐसे बहुत एस्पेक्ट्स ऑफ हिज लाइफ वी विल टच अपॉन इट, मगर पहले मैं चाहती हूँ मुज़फ़्फ़र साहब शुरू करें, क्योंकि उनके कुछ ख़ास गाने हैं, ख़ास गज़लें हैं जो आपको पसंद हैं। और जब आशिकाना लखनऊ की बात होती है, उनके सारे गाने आशिकी के बारे में, एंड ऑल पॉसिबल एस्पेक्ट्स ऑफ लव एंड लॉन्गिंग। थैंक यू। आप सुनाइएगा जी, मैं सुन। नहीं, सहर, आपने ये बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है, और किसी भी हैसियत, किसी भी शख्सियत को ज़िंदा रखना, ज़िंदा करना, और लोगों के दिलों में दोबारा उसकी जगह बनाना, ये एक बहुत बड़ा काम है, इतना आसान नहीं है। कितने लोग आते हैं चले जाते हैं, कौन किसको याद रखता है। लेकिन जिस मोहब्बत से, जिस आपने अक़ीदत से और जिस इश्क़ से आपने उनको ज़िंदा रखने की कोशिश की है, वाकई ये काबिल तारीफ़ है। और क्योंकि ही इज़ रियली वर्थ सेलिब्रेटिंग, यू नो, देयर आर वेरी फ्यू पीपल हु डिज़र्व टू बी सेलिब्रेटेड दिस वे, यू नो, बिकॉज ही came from a very romantic city. It was full of romance, it was full of poetry, and all that poetry and all that romance, if it finds not just a voice but a persona like him, and that persona is so strong that sometimes he was even better looking than the people who mouthed his voice. I mean, he was really, I think, a very, very, very attractive person, you know. Or I just don't know why he couldn't
become a superstar, but I think maybe singing needed his full attention and focus. And I think that makes a lot of difference to choose between acting and singing. And he chose singing. And he chose singing, I think, right from the beginning, you know, because I think फरमाया कि वो हाथखंडे में उन्होंने तालीम ली. वो कुछ भी कर सकते थे, कहीं भी जा सकते थे, लेकिन उनको अपने फ़न पे, अपनी आवाज़ पे, अपने अंदाज पे इतना भरोसा था, अक़ीदा था, कॉन्फिडेंस था कि वो उसमें दाखिल हुए. और फिर जिस अक़ीदे से लोग जिस कॉन्फिडेंस से लोग अपनी शख्सियत को पहचानते हैं और सराहते हैं, वो चीज़ हमेशा कायम रहती है. एंड आई थिंक एट एवरी स्टेप, ऑल इंडिया रेडियो को लीजिए, उस दौर में भी उन्होंने अपनी जगह बनाई. और ऑल इंडिया रेडियो कोई मामूली चीज़ नहीं थी. इट वाज अ काइंड ऑफ अ पाथ ब्रेकिंग इंस्टीट्यूशन वेयर, आई मीन इट्स नॉट लाइक आजकल जो होते हैं आइडल वगैरह, जो इंडियन आइडल वगैरह, it really goes into creates a kind of a nourishment for the soul, you know. और कोई ज़रिया भी नहीं था उस वक्त गानों को सुनने का, महसूस करने का. तो आई थिंक वो क्या होता है, पहला कदम आदमी का सही उठना चाहिए. और वो मुझे लगता है वो बहुत सही कदम था कि वो ऑल इंडिया रेडियो गए. सिर्फ एक कदम उठा था गलत राह शौक़ में, क्या है तमाम उम्र क्या है मंजिल तमाम उम्र हमें ढूंढती रही. तो ये भी हो सकता था उनके साथ. बहुत से लोगों के साथ हुआ है. हम लोग के बीच के लोग हैं जो बनना कुछ चाहते थे और बन कुछ और गए, या ना बन पाए जो बनना चाहते थे. तो ये अपने आप को क्रिएट करना is a very big realization. It's a miracle. It's people who can understand themselves and create themselves, because in the process they are creating a world. They are creating more people like them, because then for them every person is a mirror of their talent. So this is what the feeling we get from him. And हम लोग तो खैर we grew up on his voice. मैं अपने दोस्त से कह रहा था, हसन साहब से, कि यार तुम्हें याद है? तो कह रहा हमें तो यार ABCD भी नहीं हमको याद है. तो हमने कहा मैं क्या करूं? मैंने कहा मैं पूरी ABCD सुना दूंगा. सरगम भी तो साथ ही सुर होते हैं. उसी ABCD से आपने एक शख्सियत को तैयार किया. तो बहरहाल for us he is we are what he made us, you know what I mean. जैसे बहुत सी चीज़ें हैं जो हम भूल ही नहीं सकते हैं. शाम गम की कसम, अब इन चीज़ों ने दिलीप कुमार को अमर कर दिया ना. और दिलीप कुमार को अमर करना कोई मामूली बात नहीं थी. आई थिंक a lot of his melodies were from him, you know, because he brought out that kind of very fine velvety feel to a character, which is not a very easy thing for a star, you know. आजकल तो पहचान में नहीं आता कि कौन क्या है, क्या बोल रहा है, क्या. But he added a lot of texture to stardom. And I think we are proud that he came from Lucknow. And I think coming from Lucknow adds a lot of value, you know, which we don't understand and cherish. And I think slowly, things are happening. People are realizing the value of this. Institutions like Sanat Kada, they're celebrating ideas like this. And I think that's a very big thing. And inshallah, Talat Mahmood will see more than really exactly what he deserves to be. You know? We will all do our best to celebrate him in every way we can. I would like, first of all, thank you, Muzaffar Saab, for putting it out so beautifully and the best possible way. I mean, I've heard so many people say that he was Dilip Kumar's voice in the Tragedy King phase, but I've never heard anyone say that Dilip Kumar unki awaaz se amar ho gaye. So I've never heard it the other way around, but it's just fabulous कि उन्होंने
उनको glorify कर लिया in that sense, which is not easy. I would like Professor Mandavi ji to come in at this point because she's read parts of the book which are connected to Bhatkande and student life, and she's had some very important observations as far as discipline and dedication to your art is concerned. सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे मौका दिया आप लोगों के साथ मैं शामिल हूँ। और जब से मैं लखनऊ आई हूँ मुझे लगता है कि 1 वर्ष हुआ है, और लखनऊ में आने के बाद भातखंडे संस्कृति यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट्स रहे और उनमें से कुछ बड़ा ख़ास नाम हमेशा मुझे झकझोर देता था कि मैं ऐसी संस्था में अभी मुझे काम करने का मौका मिला है जहाँ ये लोग रहे, और उनमें तलत महमूद जी एक नाम। और जब आपने मेरे से कांटेक्ट किया कि मैंने एक पुस्तक लिखा है और मैं चाहती हूँ कि भातखंडे में मैं आऊँ और उसके बारे में बताऊँ, तो उससे बड़ा मतलब खुशी का, और मुझे लगता है कि एक बड़ा अच्छा फील हुआ मुझे कि आपने लिखा है और आप उस पर बोलना चाहती हैं। एक बात, मैं भी खैरागढ़ रियासत एक छोटा सा है और उसी परिवार से मैं बिलोंग करती हूँ, और मैं कह रही थी कि आज आपसे जब मुलाकात हुई कि लखनऊ आने के बाद मैं सालिमपुर हाउस पता नहीं आते रही हूँ, मुझे ये प्रभावित किया था ये पूरा इलाका, और भातखंडे के बगल में परीखाना, और वहाँ जो लखनऊ का इतिहास जहाँ संगीत साहित्य रचा गया, और ऐसे महान लेखक कहें कलाकार कहें सब लखनऊ में हुए, और उन सब का कहना चाहिए कि एक प्रभाव होता है, तो वो उस प्रभाव से हम तलत महमूद जी को भी नहीं छोड़ सकते। और जब इनसे मैंने कहा कि मैं किस तरीके से वहाँ पार्टिसिपेट कर सकती हूँ, उन्होंने बताया कि भातखंडे को लेकर आप कुछ बोलिए, और कुछ चीज़ें उन्होंने मुझे पढ़ने के लिए दिया। तो बार बार मुझे लगने लगा कि 1941 से 41 और 42 में वो वापस आए भातखंडे में अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए। तो ये बात मुझे बार बार लगता था कि वो जब कलकत्ता चले गए थे और ऑलरेडी उनकी रिकॉर्डिंग रेडियो में हो चुकी थी, उनका बड़ा नाम हो गया था, उसके बाद वापस उन्होंने सोचा कि मैं अपनी पढ़ाई पूरी करूं। और पढ़ाई पूरी करते हुए भी जब इतना बड़ा नाम होने के बाद, एक वाक़या आपकी पुस्तक में है, आप लोग ज़रूर पढ़िएगा, कि कहीं वो जब भातखंडे आ रहे थे अपने क्लास के टाइम में, तो रास्ते में कुछ लड़कियां मिली और उनको कहा कि आप ये गाने गाइए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे जाना है क्योंकि मेरे क्लास का टाइम है, बट उनको रोका गया और उन्होंने वहाँ सड़क पे फिर वो अपने गाने गाए और देर से पहुँचे कक्षा में, और उनकी शिकायत तब तक घर में हो गई कि आज उन्होंने बंक मार दिया। तो ये बात भी लगता है मुझे उन्होंने ही जिक्र किया होगा, जिसके किसी न किसी माध्यम से आप तक वो बात पहुँची। तो ये सारी चीज़ें जो आप कह रहे थे, इश्क की बात कि लोगों के आपस में, पर मुझे लगता है कि यहाँ जो इश्क जो सबसे ज़्यादा मैंने महसूस किया, वो अपने काम के प्रति, आर्ट के प्रति, जो लगातार लोगों को बहुत बड़ा बना दिया। और शायद तलत महमूद जी के साथ भी ये था कि वो अपने काम के प्रति, अपने गाने के प्रति, जो यहाँ अपने गुरु के बारे में भी, उनके भट्ट जी के बारे में आपने जिक्र किया है कि वो ऐसे संगीतज्ञ थे कि जिनको ज्ञान भरा था। तो ऐसे गुरुओं से उन्होंने शिक्षा पाई, और वो एक बड़ा कारण रहा होगा, उनका आत्मविश्वास इतना बड़ा रहा होगा कि जहाँ शास्त्रीय संगीत को एक संस्थागत शिक्षण प्रणाली में लाने के लिए भातखंडे संस्कृति संस्थान की स्थापना की गई। और ऐसे संस्था में तलत महमूद जी का रहना, उनकी इस पुस्तक में भातखंडे संस्थान को एक जगह दिया गया है। मैं इसके लिए कहती हूँ कि आपने
भातखंडे के लिए भी एक बड़ा काम किया है। और दोनों एक दूसरे को, चूँकि उन्होंने वहाँ से शिक्षा पाई और हर जगह जब मैं देखती हूँ कि उनका परिचय, तो वहाँ उनकी शिक्षा के बारे में भातखंडे का जिक्र ज़रूर होता है। और यहाँ भी भातखंडे के साथ तलत महमूद जी ने यहाँ शिक्षा पाई, उसकी बार बार चर्चा की जाती रही है। और ऐसी आवाज़ मुझे लगता है मेरी उम्र से भी पहले का उनका सब कुछ ये समय था। मेरे फादर बहुत सुनते थे और पर मैं भी लगातार उनको सुनते रही हूँ। और जब से ये बात हुई कि हमको इसमें शामिल होना है, तो वो भी एक कारण था, एक बिल्कुल अलग पहचान उनकी आवाज़ की। और मैंने जो सुना वो सैड सॉन्ग्स ही हैं उनके, पर मुझे लगता है कि उसको उन्होंने जिया। जैसा आप कह रहे थे कि उन्होंने दिलीप कुमार जी को अमर कर दिया, मुझे लगता है कि ऐसी आवाज़, ऐसे गानों को, ऐसे साहित्यकारों को, सभी को अमर कर देता है। और एक भारतीय जो चिंतन रही है उसमें ऐसा नहीं था कि किसी की जीवनी या ऑटोबायोग्राफी को लिखा जाए, पर ये परंपरा हमने कहीं और से, पाश्चात्य से या कहीं से प्रभावित होकर हमने किया। पर मुझे लगता है कि ऐसे महान लोगों के ऊपर ऐसा लिखा जाना बहुत ज़रूरी है। और आज शहरजहान ने ये पुस्तक लिखकर, मुझे लगता है संगीत के लिए भी एक बहुत बड़ा उनका योगदान रहेगा। और इस बुक की सफलता के लिए मैं आपको बहुत सारी शुभकामना देती हूँ। और आशा करती हूँ कि आप इस तरीके से और लिखते रहें और आपका नाम रोशन होते रहे। That is so lovely. Thank you so much. एक हम लोग एक वीडियो क्लिप है just to introduce you to his songs. In just a bit, in just 5 minutes. पहले I would like to bring in रशीद भाई। किताब में, क्योंकि ये मेरे नाना जी थे, मेरे मामू नाना जी थे, तो ऐसे कई किस्से थे ख़ानदान में जो डिस्कस किए जाते थे जो कभी बाहर नहीं आए। And to which I identified some of the issues in terms of how he was an activist. He fought for singers' royalty rights. He was the first to campaign and spearhead a protest by the singers. So there's one entire chapter on that. There's a lot on his secularism and nationalism as well, how he performed for the army. He went right up to Ladakh, wore gloves and played the harmonium to boost the army's morale. He also went to Bangladesh after the liberation war to perform for the newly established country and the Indian army, and how he entirely turned down Pakistan's offer. So Rashid Bhai, because of his background in current affairs and politics, and of course being a historian on various other issues, highlighted that in one of the reviews you wrote and really picked that out as one of a very important aspect of his personality. तो रशीद भाई उसके बारे में पढ़ के आपको क्या what was the impact when you learnt about that? शुक्रिया सहर। इससे पहले कि मैं किताब के बारे में बात करूं और तलत साहब के बारे में अपने तासुरात पेश करूं, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि उमन मुज़फ़्फ़र अली साहब यहाँ पर मौजूद हैं और फिल्म की बात हो रही है, फिल्म से जुड़े हुए। उमन, हमने फिल्मों में बहुत बार देखा कि फिल्म में हमें दो लोग जो होते हैं जो आपस में रिश्तेदार हों, एक दूसरे को जानते हों और ये बात नहीं जानते हों, तो उनका एक मिलन होता था, वो एक मिलते थे दो भाइयों के। बहुत सी फिल्मों में इस तरह की, हिंदी फिल्मों में आया। और आज लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये चीज़ लिटरेरी मंच के ऊपर भी हो सकती है। एक लिट फेस्ट में मुझे पता चला जब मैं आया, मैं शहर को काफ़ी वक्त से जानता हूँ, मुझे नहीं पता था कि हम दोनों रिश्तेदार हैं। तो ये एक लिटरेचर की एक ये भी खूबी है। मुझे भी बहुत देर में पता चला। बहुत देर में पता चला कि शी वाज नॉट टू माय सिस्टर, लॉट ऑफ माय रिलेटिव्स आर सिटिंग हियर, तो शी इज़ बीन हमारी ननियाल की, इनसे हमारी रिश्तेदारी निकली, ये बात हुई। देखिए, शहर ने बहुत अच्छा एक काम किया है कि बहुत अहम दस्तावेज़ है। दस्तावेज़ इसलिए कि हम तलत महमूद साहब को एक बहुत अच्छे सिंगर गुलकार के तरह से जानते हैं, लेकिन वो बहुत ही अच्छे इंसान थे। ये किताब असल में बहुत पहले आनी चाहिए थी, मुझे लगता था, और मैंने कई बार शहर से इस बारे में जिक्र भी किया, लेकिन अब मुझे लगता है कि सही वक्त के ऊपर आई है कि आज जो मुल्क में जो इस तरीके के हालात हैं, एक वातावरण बना है, उसमें इस किताब की बहुत ज़्यादा एक रेलिवेंस है कि तलत महमूद साहब जो थे वो एक मतलब बिना कहे हुए, जैसे मैं कह रहा हूँ कि बहुत ही वो इस तरीके के ऑर्डिनरी उनके उस वक्त के जेस्चर होंगे, लेकिन आज उसकी बहुत अहमियत है। जब वो पाकिस्तान गए तो नूर जहाँ ने उनको फ़ोन किया
और नूरजहां ने कहा कि ये मेरे ख्याल से अर्ली 1960s की बात है, और उन्होंने उनसे कहा कि आपको मैं एक आदमी के ज़रिए भिजवा रही हूँ, कोई लतीफ़ साहब थे, और एक ब्लैंक चेक भिजवाया कि आप उसमें जितना अमाउंट लिखना चाहें लिख लें। मुज़फ़्फ़र अली साहब जानते हैं कि फिल्म में पैसे की बड़ी लोगों को ज़रूरत होती है, और पैसा अगर कोई ब्लैंक चेक दे रहा है तो इट मस्ट बी वेरी टेम्पटिंग ऑफर। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं अपने मुल्क के में हूँगा, मैं यहाँ पाकिस्तान में आके नहीं गाऊँगा, या यहाँ से मैं आके यहाँ की कंपनी नहीं ज्वाइन करूँगा। एक उन्होंने एक हम आज उसे हम कहते हैं सेक्रीफाइस, लेकिन उस वक्त उनका एक ये बड़ा स्पॉन्टेनियस जेस्चर था। जब 62 की लड़ाई हो रही थी और उसके बाद 71 में, तो वो नरगिस, दिलीप कुमार और सुनील दत्त, माला सिन्हा, कई लोगों के साथ में वो बाकायदा टूर करते थे, और ज़्यादा बॉर्डर पे फ्रंट के ऊपर जा कर के हमारे जो फौजी भाई हैं उनकी हौसला अफजाई करते थे, गाने गाते थे। बड़ा इसमें आपने अच्छा जिक्र किया, चिटागोंग का जिक्र किया 1971 में, बहुत वहाँ के ऊपर उस वक्त जो पाकिस्तान की फ़ौज थी और वहाँ के उन लोगों ने बहुत ज़्यादती की थी, और उसमें औरतों को बहुत ज़्यादा टारगेट और बेइज्जत किया गया था। तो उन्होंने वहाँ जा कर के बंगला में गाना गाया, और वहाँ पे जो बंगाली उस वक्त बहुत दुखी और परेशान थे, हालात से मजबूर थे, वो बड़ा बहुत खुश हुए। और उनकी ज़बान मतलब वो जो थे मराठी में गा सकते थे, बंगाली में गा सकते थे, बंगला में, भोजपुरी में, तमाम ज़बानों में, और उससे उनके बहुत ही अच्छे मरासिम थे बाला साहब ठाकरे से। इन 1960s बाला साहब ठाकरे वॉज अ वेरी डिफ़िकल्ट मैन, ही वॉज नोन एज सम काइंड ऑफ टेरर, और वो बाला साहब ने उनको खुद बुलाया मिलने के लिए। तो इससे ज़्यादा उनकी शख्सियत के प्रभावित हुए। मुझे लगता है कि इसके ऊपर आपने किताब लिखी, किताब का इसका हिंदी उर्दू वगैरह भी संस्करण होना चाहिए, यहाँ सेल भी होनी चाहिए थी मेरे ख्याल से, और एक इसका OTT होना चाहिए। इनफैक्ट पीपल शुड नो व्हाट तलत महमूद वाज ऑल अबाउट, not as I said as a great towering film personality, but also as a human being. See, there is a need, craving need, and I would want Muzaffar Ali Saab's attention also, the great sons and daughters of India who have roots in Muslim society. They need to be highlighted, because today's world we get to know, and some kind of political, and that's it's not a political forum, that a lot of things are being, doubts have been raised about what it was like after partition and subsequently and now. We need to tell our present generation that, you see, a country and nation is not built by this bricks and mortar and everything. It is built with sentiments, and how much of sentiments were involved, and the kind of sacrifices people made. And anyone who went there also, some of them had economic, nobody had thought of this kind of situation. So that story needs to be told. Just for the benefit, not only it's a very good story, but it's to be told because people get to know that what is right and what is correct. Thank you. Thank you. Let's play the first video, which is just a very small clip as far as his filmy career is concerned. कहता है दिल तुम हो मेरे लिए जी मेरे लिए, कहता है दिल तुम हो मेरे लिए। दिल ए दिल बहारों से मिल, सितारों से आंखें मिला, ये समा ये रंगीन समा, ये मौसम भी है प्यार का। यही है मेरे तेरे ख्वाबों की दुनिया, यही है मेरे तेरे ख्वाबों की दुनिया। दिल ए दिल बहारों से मिल, सितारों से आंखें मिला, ये समा ये रंगीन समा, ये मौसम भी है प्यार का। समा है ये प्यार का, नए इकरार का, न हो कोई जहां, बना ले वही आशियां, ये नई नई प्रीत है। जलते हैं जिसके लिए तेरी आंखों के दिए, ढूंढ लाया हूँ वही गीत में तेरे लिए। जलते हैं जिसके लिए। कसूर बल्लू बाबू का है
और सजा मुझे दे रहे हो। कसूर तो मेरा है जो तुम्हारे पर भरोसा किया। मुझे नहीं मालूम था कि दुनिया मेरी हंसी उड़ाएगी और तुम खड़ी देखोगी। हीरोइन तुम हो और हुक्म बल्लुआ होके चलता है। मैं पूछ सकता हूँ क्यों? आखिर तुम इससे इतना डरती क्यों? क्या मुझसे भी डरती हो? हाँ, तुम्हारी गुस्से डरती हूँ। इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा, कैसे किसी का सहारा बनूं कि मैं खुद बेघर बेचारा। इसलिए तुझसे मैं प्यार करूं कि तू एक बादल आवारा, जन्म जन्म से हूँ साथ तेरे, है नाम मेरा जल की धार। चमन चमन प्यार भी मुस्कुरा दिया। मस्ती भरी हवा चली, हंसने लगी कली कली, तुमसे मुझे मिला दिया। मस्ती भरी हवा चली, हंसने लगी कली कली, तुमसे मुझे मिला दिया। এই রিম ঝিম ঝিম বর্ষা, হাওয়া হিম 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 পরশা, তুমি এলে আজ মনে সহসা, পথ চলিতে যে তাই ভরসা। এই রিম ঝিম ঝিম বর্ষা, হাওয়া হিম 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 পরশা। मैं दिल हूँ एक अरमान भरा, तू आके मुझे पहचान जरा। मैं दिल हूँ एक अरमान भरा, एक सागर हूँ ठहरा ठहरा, एक सागर हूँ ठहरा ठहरा, तू आके मुझे पहचान जरा। मैं दिल हूँ एक अरमान भरा। So that was a very tiny sneak peek, some of his songs and some of the movies in which he acted. One thing very significant was that जो आप लोग अभी world tours देखते हैं हमारे singers के, artists से, actors के, so you won't believe it that Talat Mahmood was the first Indian playback singer to start world tours from India. उनसे पहले कोई concerts नहीं कर रहा था बाहर जाके. And this was in the peak of his career in 1956 when his film career was the busiest. He took his first tour to East Africa, which was under the British. And then he started touring in the UK and one of the first singers to perform at the Royal Albert Hall in the UK. In the United States, he went on a very popular talk show, which was only an American audience, like you have the Jay Leno show these days and the other night shows. And there he was introduced as the Frank Sinatra of India. So he had a very popular global following, which also added to his worldview, which is how he picked up the royalty rights battle for his colleagues back home as well. I would like to bring in Muzaffar Saab at this point. When it's about making a choice, जैसे आपने बोला that he made a choice, he was so good looking but so reluctant to be on camera, but it is the producers and directors who pulled him in saying that you have such a huge female fan following, you need to be in front of the camera, not behind the microphone. So he did some 15 films में उन्होंने काम किया, मगर उसके बाद छोड़ दिया because it was a stretch, क्योंकि shoots जो थे वो रात तक चलते थे और singer का जो रियाज होता है वो early morning होता है, and that put in a strain. And also the world tours जब उन्होंने शुरुआत की थोड़ा decrease किया, फिर towards the end of his career in the 1960s और increase किया globally. तो ये इसका as an artist yourself, mashallah, what do you understand by these decisions and choices that are made?
I think an artist is very acutely aware of what he's all about. And he doesn't want to fool around with that, you know. And he knows that his strength lies in the voice, not in performing before the camera, you know. So I think बड़ी जल्दी आदमी समझ लेता है कि मेरी असली कॉलिंग क्या है, और वो मुझे लगता है अगर एक सच्चा आर्टिस्ट है तो वो फ़ौरन समझ जाएगा कि मुझे ये करना और ये नहीं करना है, हालांकि वो उसी फील्ड का होगा. Suppose he was in cinema, but within cinema there are lots of layers of involvements, you know. He could have said अच्छा मैं ये करूँ, मैं प्रोड्यूस करूँ, मैं डायरेक्ट करूँ, ये सब चीज़ें भी आ सकती हैं ना, क्योंकि ultimately you want to reach out, and the best and the most powerful way to reach out is from your soul, from your talent, from your understanding of your talent. और उनको लगा कि मैं भी अगर बॉम्बे गया था मैं भी सोचता था कि हो सकता मैं एक्टिंग कर लूँ, लेकिन मुझे आई डिडंट वांट टू बी सीन, आई वांट टू सी. तो डिपेंड करता है आदमी की अपनी लॉजिक क्या है अपने बारे में, अपने फ़न के बारे में और अपने मतलब रास्ते के बारे में. सो आई थिंक he was very truthful to his art, and that is what paid off. Professor Mandvi ji, even in your observations, it's about knowing when to fight temptation and not going into that glamorous calling too soon, and knowing what your real calling is. जैसे आपने जिक्र किया कि जब वो कलकत्ता गए थे, उनके करियर की शुरुआत वैसे तो AIR लखनऊ में हुई, द फर्स्ट रिकॉर्डिंग्स, बट फिल्मी करियर की शुरुआत कलकत्ता में हुई, बिकॉज ड्यूरिंग ब्रिटिश इंडिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री कलकत्ता में हुआ करती थी. देन आफ्टर इंडिपेंडेंस इट शिफ्टेड टू बॉम्बे एंड बिकेम बॉलीवुड. तो जब उन्होंने अपनी पहली रिकॉर्डिंग की कलकत्ता में, तो वहीं पे उनको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया था सिंगिंग का और एक्टिंग का. उन्होंने बोला नहीं, मैं वापस जा रहा हूँ अपनी पढ़ाई ख़त्म करने भाटखंडे, फिर मैं आऊँगा 2 साल बाद. 2 साल बाद फिर उन्होंने पंकज मल्लिक से बात की. तो in your understanding, what does that reflect on a personality? Because even at that young age, where he must have barely been, his first recording for AIR was when he was 16 years old, and then he recorded in Calcutta, maybe he must have been 18, 19 years old. But in that impressionable young age, to fight that glam and go back to being a student to finish it, what do you understand by that? I mean, is that a difficult choice to make, or is it just a shy person resisting something? जी, ये आज के लोगों को बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है. आज यदि 2-4 गाने आ जाते हैं लोगों के, तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि वो वापस सोच सकता है. पर वहाँ देखिए कि उनका तो नाम हो गया था, और जब भाटखंडे वो आए, और एक वाक़या आपने लिखा है कि आपको याद होगा कि भाटखंडे संस्थान था, तब मैरिज कॉलेज था, हुआ करता था. तो उस समय स्टूडेंट्स को बहुत परख के लिया जाता था, और इसलिए स्थिति ये थी कि वहाँ जितने लोगों ने सीखा वो कहीं ना कहीं अच्छी जगह काम कर रहे हैं या बड़ा नाम किया है. तो वो एक कारण था. और दूसरी बात कि 1-2 गाने भी यदि किसी के अभी नाम हो गया, या इंडियन आइडियल वगैरह की बात हम करते हैं, तो ऐसा लगता है कि आज वो कितना आगे पहुंच गया. पर ऐसे कलाकार, तलत महमूद जैसे कलाकार, जो वापस अपनी शिक्षा उन्होंने पूरी की नाम होने के बाद, तो ये आज के लिए स्टूडेंट्स के लिए या सीखने वालों के लिए बहुत बड़ा मतलब सीख की बात है. और आप जो चर्चा कर रहे थे कि सिर्फ एक गायक के रूप में नहीं, जब हम उनके बारे में लिखते हैं, आपने बायोग्राफी लिखा है, तो उनके गाने को सिर्फ उनकी सबक या गाने ने ही इतना ऊपर नहीं लाया. उनको किन किन चीज़ों ने प्रभावित किया, या जब वो गाते हैं फिर वही शाम, फिर वही गम, ये शायद मैं सही बोल रही हूँ ना,
तो तन्हाई है, वो सुनने से ऐसा लगता है कि हमको, तब तो इतना ज़्यादा म्यूज़िक का भी नहीं था कि सिर्फ गाने और शब्द ही बहुत मायने रखते थे। तो ऐसा गायक तभी पैदा होता है जो उसके चारों तरफ का वातावरण उसको बनाता है, और ये बहुत मुश्किल से ऐसे कलाकार होते हैं। और ये आपने जो लिखा है ये लोगों के लिए, म्यूज़िक के स्टूडेंट्स के लिए। आज भी मैं चर्चा कर रही थी, भातखंडे के स्टूडेंट्स आज थे आपके साथ, मैं कह रही थी कि आप देखिए कि इतना बड़ा नाम होने के बाद उन्होंने किस तरीके से सीखा। आप लोगों को ये सबक लेना चाहिए। तो मैं समझती हूँ कि बड़ा मुश्किल था कि वापस इतना नाम होने के बाद भातखंडे यूनिवर्सिटी में उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की। ओके, सो आई मीन शायद आजकल स्टूडेंट्स बहुत जल्दी छोड़ देते हैं अपनी पढ़ाई और चले जाते हैं जहाँ भी बस उतना ही काम। ओके रशीद भाई, आई वुड लाइक टू नो कि आपके उनके पर्सनालिटी के अननोन एस्पेक्ट्स के बारे में क्या ऑब्जर्वेशंस रहे हैं जो लोग नहीं सोचते हैं, क्योंकि हमेशा इनकी एक जेंटल पर्सनालिटी, जेंटल वॉइस के बारे में बात होती है, मगर उनका जो एक्टिविज़म था रॉयल्टी राइट्स पे या स्टैंड ऑन डिफरेंट इश्यूज़ जो रह चुका है एज फार एज नेशनलिज्म, जिसके बारे में आपने जिक्र किया, तो is that difficult to find? Because it's I mean मेरे तो नाना, मामू नाना थे, I've met him personally, I have strong memories, but is that difficult to find within a personality who's very gentle but still takes very tough stands on issues? And because royalty rights protest में तो बहुत लोग नाराज़ भी हो गए थे. It's about ruffling feathers and standing up against the music label industry as well. Absolutely, you're right. When we look at a sort of hero like Talat Mahmood, we always associate good things, success, fame, fortune, all these things. But there is also a very difficult side, a lesser known side, but when we say that he was a great personality, it was not because of the success, because it was courage of conviction. मतलब वो अपने उसूलों से उन्होंने समझौता नहीं किया और अपने आप को उन्होंने उस तरीके से बदला नहीं। देखिए, एक ज़माने में जो हम आज बड़ी उसकी तारीफ़ करते हैं कि गम को और तकलीफ़ को उन्होंने जिस तरीके से एक हाईलाइट करा या म्यूज़िक से उसको चैनलाइज करा, लोग उसको बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। लेकिन एक वक्त ये भी आया, जो आपने किताब में उसमें जिक्र किया है, कि वही उनकी जो ज़बान में जो उनकी आवाज़ में जो सोज़ और दर्द था, उस दर्द और सोज़ को लोगों ने पसंद करना कम कर दिया और लोगों ने नहीं किया। जो फिल्म मेकर्स ने एक तरीके का एक डिस्टेंस बनाया और दूसरे लोग आ गए और फिर धीरे धीरे, मैं गुमनामी में नहीं कहूँगा, लेकिन मुश्किल हालात के उतार चढ़ाव जो वक्त के साथ होता है। और दूसरी चीज़ जो मैं देखता हूँ फिल्म इंडस्ट्री में, पहले भी था और आज भी है, एक तरीके का माफिया राज होता है। जो बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स होते हैं, बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस होते हैं, अगर आप उनके साथ हैं लेकिन आपने उनके खिलाफ अगर आवाज़ उठाई, बाद में अभी भी ये जो रॉयल्टी का मामला बाद में भी आया था, जावेद अख्तर साहब वगैरह ने भी, उन्होंने बड़ा यूपीए गवर्नमेंट के वक्त में एक बिल भी आया था, बड़ा उसमें चैलेंजेस आए थे। तो आप अगर सिस्टम के अगेंस्ट जाते हैं तो सिस्टम आपको आइसोलेट करने की कोशिश करता है, अलग करने लगता है, लेकिन उन्होंने कंप्रोमाइज़ नहीं की और ये उनकी एक महानता थी। लेकिन उस महानता के पीछे बहुत दर्द और तकलीफ भी रही। बल्कि शायद आप अगर मुनासिब समझे तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि हाउ एज अ ग्रैंड नीज, हाउ डिफिकल्ट वाज इट टू for you to portray all these things that were, so to say, negative and not so flattering? आपने उन सब चीज़ों का भी जिक्र किया है। तो बायोग्राफी का लिखने के जो challenges होते हैं, how you negotiated them? Okay, तो thank you for your question रशीद भाई। ये एक बहुत important question है, क्योंकि मुझे कई publishers ने भी पूछा था कि you are so connected, so closely related to him, कि आप ये किताब कैसे लिखेंगी, कि क्योंकि बायोग्राफी में एंड इवन आई ऑल्सो फर्मली बिलीव कि जब आप एक इंसान की बायोग्राफी लिख रहे हैं तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट एवरीथिंग बीइंग परफेक्ट एंड रोजी एंड unrealistic. When you write a biography, it has to have all the shades, black, white, grey, everything in between, क्योंकि at the end of the day एक इंसान है वो, आप एक इंसान की बात कर रहे हैं, so it has to be about a real person. तो
फैमिली में बहुत कॉन्वर्सेशंस हुई हैं पिछले 2 साल में कि क्या जाना चाहिए, क्या नहीं जाना चाहिए, क्या लिखना चाहिए, क्या नहीं लिखना चाहिए. बट मैं ये एश्योरेंस आपको देना चाहूँगी दैट एट द एंड ऑफ द डे आई एम अ जर्नलिस्ट, एंड अ जर्नलिस्ट इज़ ऑलवेज ट्रू टू द स्टोरी. आई कैन नॉट चीट द स्टोरी. उनकी ज़िंदगी की जो भी कहानी थी, जो भी खूबसूरत बातें थी, जो भी फ्रिक्शन था फैमिली के साथ, फ्रिक्शन एरियाज़ ये थे कि हम लोग एक जो कहा जाता है एक बहुत ही एलीट मुस्लिम कल्चरल हाउस होल्ड के हैं और कमर्शियली आर्ट्स में नहीं जाते. 1940-1930 में इस टाइम की बात मैं कर रही हूँ, जो अच्छा नहीं माना जाता था. इवन दो घर में महफिल होते थे, मौसीकी के बैठक होते थे और बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट घर आते थे परफॉर्म करने, बेगम अख्तर जी इंक्लूडेड. बहुत बड़े पोइट्स आते थे, मुशायरा होता था. बट ये माना जाता था घर पे कि आप आर्ट्स को अप्रिशिएट करिए, इनकरेज करिए, मगर उसमें कमर्शियली कभी पार्टिसिपेट मत करिए. डोंट बिकम अ कमर्शियल आर्टिस्ट योरसेल्फ. तो वहाँ पे उनको थोड़ी जिद्दोजहद हुई अपने वालिद साहब के साथ. जब उनको शादी करना था, उन्होंने लखनऊ सर्कल के बाहर शादी की. उस बात पे थोड़ा फ्रिक्शन था. बट आई हैड टू ऑलवेज बी वेरी ट्रू टू द स्टोरी. अब because as a journalist for 22 years, I've always learnt that it's not fair to cheat the story, and it's important to give everything out. I mean, not in an undignified way, but put it out correctly. So I think I made the decision of being a journalist first and a grandniece second. So, that way. I think we'll wrap it up, but before that, we'll take questions. Do we have time for a few questions? Okay. But we'll just play video 2. This is just about the book, and I'll give you details later. So this is a very tiny video. ये हवा, ये रात, ये चांदनी, तेरी एक अदा बेमिसाल है. ये हवा, ये रात, ये चांदनी, तेरी एक अदा पे निसार है. मुझे क्यों न हो तेरी यार हो, तेरी जुस्तजू में बहार है. ये हवा, ये रात, ये चांदनी. क्या खबर है ओ बेखबर, तुझे क्या खबर है ओ बेखबर. So the book is today is the physical launch of the paperback version of the book. 2 महीने पहले हमने e-book launch की थी on Kindle, और आज आप सबके बीच paperback version launch हुआ है. बट इट इज़ अवेलेबल ऑनलाइन, तो आप Amazon और Notion Press के ज़रिए आप इसको ले सकते हैं. So thank you. You can please go ahead and ask your questions to any of us. पहली बात तो आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ. मेरा नाम अमिताभ सिंह बघेल है. ये जो खूबसूरत नशिस्त है और जिस डायस पर गुफ्तगू हो रही है, इसका नाम है लिटरेरी गुफ्तगू. तो मिली जुली तहजीब की एक अजीब सी मिसाल है. और एक चीज़ मैंने देखा कि सहर आप अपने जर्नलिस्ट वाले रोल से बाहर नहीं निकली, जबकि किताब आपकी थी, आप ही लोगों से सवाल पूछ रही थी. एक शायर का नाम मेरे जहन में उतरता है, जोश मलिहाबादी, जो लखनऊ से थे, अवध से थे, और जो जिक्र किया आपने अपनी किताब में कि तलत महमूद साहब को ये ऑफर मिला कि वो पाकिस्तान चले जाएं, ब्लैंक चेक उनको मिल रहा था, वो नहीं गए और जोश चले गए पद्म विभूषण मिलने के बाद. तो क्या वजह रही होगी? सिंस यू सेड दैट यू आर ट्रू टू द स्टोरी, वाज इट बिकॉज द सिनेमा इंडस्ट्री इन इंडिया वाज फ्लरिशिंग and he saw better prospects in India? That's my question to you.
Okay, I'm used to tough talk, so I'm used to hard questions, no problem. See, during, this is what I try to bring in my book as well, कि उस वक्त 1947 में जो understanding थी partition की, it's very important to know that. Understanding ये थी partition की, और शायद 2 generation पुराने लोग अगर यहाँ हैं वो भी बताएंगे, they are also witness to this, कि जब बांग्लादेश जो उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान था, जब पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान बन रहा था, उस वक्त लोगों की ये अंडरस्टैंडिंग थी कि बस लकीरें खींच रही हैं और कभी भी हम लोगों का आना जाना हो सकता है. इतना टफ सेपरेशन, डिफ़िकल्ट सेपरेशन नहीं होगा, ऐसा लोगों ने नहीं सोचा था. और इट्स नॉट अबाउट द फिल्म इंडस्ट्री फ्लरिशिंग, क्योंकि उस वक्त AIR लाहौर भी था, वो भी बहुत पॉपुलर था, और बाकी रिकॉर्डिंग स्टूडियोज़ भी थे, वो सब बहुत पॉपुलर थे अंडर द जॉइंट मैप ऑफ ब्रिटिश इंडिया. मगर ये एक अंडरस्टैंडिंग थी कि पाकिस्तान एक मुल्क बन रहा है बेसिस वन फेथ, और इंडिया एक मुल्क बनेगा बेसिस मल्टी फेथ्स एंड मल्टी कल्चरलिज्म. सो मोस्ट डेफिनेटली, अनडाउटेडली, 100%, Talat Mahmood's decision was to stand for secular India. हेलो. एक तो मैं मुज़फ़्फ़र साहब से पूछ चुकी हूँ, और प्लीज़ कुछ वो अगर वो लाइट नहीं डाल सकते तो आप, क्योंकि आई रियली लाइक टू नो, जैसे आपने बताया उनके ग्लिम्सेस दिए कुछ, तो एज अ रिलेटिव, एज अ नीस, उन्होंने आपको कैसे टच करा, क्या आपको इंस्पायर करा जो यू वांट टू राइट अबाउट द पर्सन? मतलब देयर मस्ट बी लॉट ऑफ पीपल इन योर हाउस होल्ड हु मस्ट बी इक्वली सक्सेसफुल इन वेरियस एरियाज, लेकिन किसी के बारे में रिसर्च करके लिखना और उसको एक प्लेटफॉर्म पे पहुंचाना, देयर हैज़ टू बी सम मोटिवेशन बिहाइंड इट. तो व्हाट वाज योर मोटिवेशन, एंड हाउ, क्या उनकी बचपन से आपके कुछ याद है जो आपको, you know, जब उनका नाम आता है तो it comes back to you? Motivation to write the book? Yes, and as a person, for you also, मतलब आपने उनसे क्या लिया और अपनी लाइफ को पार्ट बनाया? देखिए, जब मैं बड़ी हो रही थी तो मेरे वो एक बुज़ुर्ग की तरह थे, मेरे नाना थे, और उनको हम बम्बई नाना बुलाते थे, बिकॉज आई यूज्ड टू स्टे आउटसाइड इंडिया, और हम लोग जब गर्मी की छुट्टी में आते थे तो बॉम्बे आते थे, तो उनको कैसे याद रखा जाए, उनको क्या बुलाया जाए, क्योंकि वो बॉम्बे में रहते हैं, तो हम उनको बम्बई नाना बोलते थे. उनको मामू नाना या नाना जान ऐसा कुछ नहीं, बम्बई नाना. I also have one fruity wali dadi, because she used to give us fruity every time we used to visit, and you know, तब बच्चों के लिए. So he was never Talat Mahmood the film star for us. He was बम्बई नाना जो हमको घुमाने ले जाते थे बम्बई में और सब. And I think while I was growing up, of course, much later, I was aware of his iconic status. मगर मेरा जो एसोसिएशन उनके साथ यही था कि एक बहुत ही अजीज़ बम्बई नाना है जो हंसी मजाक करते हैं और बॉम्बे दिखाने ले जाते हैं, घुमाने ले जाते हैं. When he passed away, I was just entering college, so I never really had real adult conversations with him in that sense. And my biggest regret is I never spoke to him as a journalist, because I would have really asked many more questions then at that time. And I never publicly spoke about my association with me. मैं at least 15-16 साल when I into journalism, when I established my own name as a television news anchor and editor, किसी को नहीं पता था कि मेरा association क्या है इनके साथ. मैंने कभी भी किसी से बात नहीं की थी इस बारे में. मगर एक ऐसा मौका आया मेरी ज़िंदगी में कि I was a new mother, and my son was maybe just a few months old, maybe 11-12 months old, and I had my studio bookings, and I had to go to the news studio to do work and, you know, to do the news bulletins and be in a very different mood. And he had fever, and I didn't want to leave him behind with someone else's care, and I was feeling miserable. I was completely distraught, and I've written this in the book as well.
that I had to leave him behind and go to the studio. And I was driving to work and I put on the radio and Talat Mahmood was singing. And he was singing, I think, Sham Gham Ki Qasam. And उनके जो आवाज़ की क्वालिटी है, जो सब बात करते हैं कि बहुत कामिंग है, बहुत पीसफुल है. तो जब मैंने रेडियो ऑन किया और वो गा रहे थे शाम गम की कसम, तो मुझे लगा ये कितनी खूबसूरती से मुझे कंफर्ट कर रहे हैं. I really felt comforted and I felt immensely grateful to him. And that's when I decided I'll start a stage show, a tribute series called Jasn-e-Talat, dedicated only to his music and legacies, as a sign of gratefulness and as a sign of being proud to be associated with. तब मैंने उसके बारे में बात करना शुरू की and people started writing about it and people were very shocked about this association. So that was the moment. And when I started doing the concerts, I realized कि इनके ज़िंदगी से जुड़ी इतनी चीज़ें हैं जो कॉन्सर्ट में फिट नहीं हो सकती, इसको एक किताब में फिट करना ज़रूरी है. So to cut the long story short, that is the journey of the book. Yeah. Thank you. Thank you. Just got one question. What was his favorite song? I'm sorry? What was his favorite song? One of his favorites was Sham Gham Ki Qasam, of course. The other favorite, which he usually started his concerts with, was Hai Sabse Madhur. है सबसे मधुर वो गीत जिन्हें. That one. Thanks. He had a very distinct voice, which was very, very different even in those times. And like there was a slight tremor in his singing. So was it cultivated or was it natural? And did he face discrimination or appreciation for it? Because I really find that very, very distinct, that slight tremor. So actually one of the reasons why कोई उनकी आवाज़ इमिटेट नहीं कर पाता, जैसे हमारे जो दूसरे बहुत ही आइकॉनिक ग्रेट सिंगर्स हैं, मोहम्मद रफ़ी साहब, मुकेश जी, उनको कई लोगों ने उनकी तरह गाने गाए हैं, मगर तलत महमूद को कोई कॉपी नहीं कर पाया है या उनके गाने लोग अवॉइड करते हैं गाना, क्योंकि वो ट्रेमर विब्राटो जो था, द ट्रेमर वाज इनबिल्ट इन हिज वोकल कॉर्ड्स. इट वाज नॉट बाय एनी ट्रेनिंग एंड इट वाज नेचुरल. तो वो एक हमेशा उनकी एक बहुत ही डिस्टिंक्ट क्वालिटी रही है विच एडेड टू दैट. एंड so it was not by training, it was natural. And there's a whole chapter in the book which is called the vibrato dilemma, कि कुछ हद तक जब वो बॉम्बे आए थे, कई म्यूज़िक डायरेक्टर्स ने उनको गाना देने से मना कर लिया था क्योंकि उनको वो वाइब्रेशन पसंद नहीं था. तो फिर अनिल बिस्वास दा जो थे, उन्होंने बोला कि ये वाइब्रेशन ही एक यूनिक क्वालिटी है और इसी को हम एक USP बनाएंगे. तो बट आई वुड लाइक टू bring in Muzaffar Saab on this as well, in terms of artistically looking at that vibrato. Yeah, I think a voice which has a texture, and if that texture is used sensitively, can do wonders. You know? And that's what she probably realized it, and he did it with great what shall I say, command and great, what shall I say, deliberation, you know. So I think these things you learn about yourself, and then you say कि ये है, इसको लेके चलना है और इसको सजाना है, सराहना है. तो definitely, I mean, it's not an accident. It's the nature of his voice, which he understood and celebrated. We're wrapping up. Would you like to add any last comments to that? Thank you. जब इमरजेंसी लगी थी, आप तो खैर बहुत छोटी हो सकता ना रही हो, मैं पैदा नहीं हूँ, बट इनकी जो शेर व शायरी है या इनका जो म्यूज़िक है, उसमें कुछ बागीपन था या नहीं था? जैसे हम देखते हैं आजकल जावेद साहब में कि उन्होंने नया हुक्मनामा एक ओल्डी कहा है, उसके अलावा तू लिख
इस तरह करके, तो कुछ ऐसा इनके ट्रेसेस हैं इनके कोई? इनके पर्सनालिटी में उस जमाने में बहुत लोग खड़े हुए थे, उनकी पर्सनालिटी में रिबेलियन था, बट एज फार एज हिम पिकिंग अप रिबेलियस सॉन्ग्स, वेल वो साहिर लुधियानवी को तो गा ही चुके हैं कई गानों में, और रिबेलियन इन पोइट्री, उनका एक गाना मुझे याद आता है कि जिंदगी देने वाले सुन, जिंदगी देने वाले सुन, मेरी दुनिया से जी भर गया, मैं यहाँ जीते जी मर गया, तू मेरी खुशी से जल गया, you know, it's going very high, so I stopped singing. So that is rebellion against your creator. So there were of course different sorts of poetry that he picked up, but he was always very particular about picking up good poetry. If a song did not have good lyrics, if a ghazal did not have good poetry, he didn't sing it, he just dropped it. Yeah. Thank you everyone, thank you so much. बहुत आपका शुक्रिया. I hope you enjoy the book. Thank you. On behalf of Sanat Kada, we'd like to thank all of you here today, especially our esteemed guest, Syed Rushdi Hassan, Sahar Zama, Muzaffar Ali Sahab, Dr. Manvi Singh, and Rashid Kidwai Sahab. The paperwork version of the book is available online, so you guys can go and buy it online from Amazon. Thank you. जान तुम पर निसार करता हूँ, जान तुम पर निसार करता हूँ, मैं नहीं जानता दुआ क्या है, दिल नादान तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है।